दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर, ये हम लोग क्या है, पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। चैप्टर नाम क्या है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ये चैप्टर फर्स्ट है, भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, भौतिक विज्ञान। तो चैप्टर का नाम हम लोगों का कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। इसमें जो हम लोगों को फर्स्ट हेडिंग पढ़ना है, उसका नाम क्या है, वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश हम लोगों को फर्स्ट हेडिंग इसमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इसके बारे में मत दिया था सर्वप्रथम 2500 वर्ष पहले, यानी आज से 100 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। जिनका नाम क्या था, थेल्स था। उन्होंने क्या किया था कि अंबर नामक पदार्थ को, यानी जो अंबर नामक एक पदार्थ होता है, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा था। किससे रगड़ा था, ऊन से। यानी आज से लगभग 2500 वर्ष पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा। तो उन्होंने क्या देखा कि जो अंबर नामक पदार्थ था उसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़े, के गुण यानी आकर्षित करने का गुण क्या हो गया, विद्यमान हो गया। यानी जब उन्होंने रगड़ कर देखा तो वह क्या करने लगा कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। लेकिन यानी इन बात पर कोई ने उस समय ध्यान नहीं दिया, यानी किसी वैज्ञानिक ने थेल्स के इस प्रयोग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन थे, गिलबर्ट। तो उन्होंने क्या बताया, इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने क्या बताया कि जिस प्रकार थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को रगड़ा था, उसी प्रकार किसी भी पदार्थ को हम यदि किसी चीज से रगड़ दें तो उसके अंदर भी क्या होता है, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्यमान हो जाता है। तो इस प्रकार इस पर मतांतर चले। फिर बाद में आवेश का जो शुद्ध परिभाषा बना, यह बना कि वैद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाने की क्रिया वैद्युत आवेश कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत आवेश कहलाती है। यानी वैद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने की क्रिया क्या कहलाती है, वैद्युत आवेश कहलाती है। वैद्युतमय होने का मतलब क्या हुआ कि उस पे क्या हो, धारा प्रवाहित होने लगे। वैद्युतमय होने का मतलब क्या हुआ, वहां पे धारा प्रवाहित होने लगे। तो जहां धारा प्रवाहित होने लगेगा, हम लोग जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो जब वहां पे वह पदार्थ जब वैद्युतमय हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वह क्या हो गया है, वह आवेशित हो गया है। तो जो यहाँ पे हम लोगों का मत आता है कि जो आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है धन आवेश, एक क्या होता है हम लोगों का, धन आवेश, और एक होता है ऋण आवेश। एक हम लोग क्या होता है, ऋण आवेश। तो धन आवेश कब उत्पन्न होता है, धन आवेश तब उत्पन्न होता है जब किसी पदार्थ से जो उसमें कक्षक होते हैं, क्योंकि पदार्थ अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना है तो परमाणु में कक्षक होंगे। जो उसके कक्षक हैं, उस कक्षक से क्या हो, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या हो, छोड़ के चले जाएं। इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले जाएं, ये हम लोगों का मत है। कह रहा है कि पदार्थ जो होता है, पदार्थों से उसमें कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उस कक्षा को छोड़कर बाहर चले जाएं तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा, हम लोगों का धन आवेशित। उसी प्रकार ऋण आवेशित क्या होता है कि उस कक्षा में क्या हो, एक या दो इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रवेश कर जाए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, हमारा ऋण आवेशित हो जाएगा। वह पदार्थ कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित।
सो जब इसमें और प्रयोग किया गया तो इसमें क्या किया गया कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया। क्या किया गया? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया। कांच की छड़ को एक बार रेशम से रगड़ा गया, रेशम से, और एक बार किससे रगड़ा गया? बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से। तो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ होती है वह कैसी होती है? धन आवेशित। कैसी होती है वो? धन आवेशित। और जब कांच की छड़ को हम लोग बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तब ये कैसी हो जाती है? ये रीढ़ आवेशित। ये हम लोग कैसा हो जाता है? रीढ़ आवेशित। ये हम लोगों का मत अभी तक चल रहा था। ये सब हमारा क्या है अभी? इस सब का यही है कि वैद्युत आवेश क्या होता है कि किसी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाने की क्रिया वैद्युत आवेश कहलाती है। आवेश कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होती है धन आवेशित, दूसरा होती है ऋण आवेशित। धन आवेशित कब होती है? जब पदार्थ से यानी पदार्थ में उपस्थित कक्षकों में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या हो? इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर क्या चले जाएं? बाहर चले जाएं, तो वो क्या हो जाएगी? धन आवेशित हो जाएगी। और जब कक्षा में इसी प्रवेश कर जाएंगे तो ये कैसे हो जाएगी? ऋण आवेशित। फिर बाद में मत आया कि कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ कैसी हो जाती है? धन आवेशित। और जब कांच की छड़ को हम लोग कैसे करते हैं? बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो कांच की छड़ होती है वो कैसी हो जाती है? ये ऋण आवेशित। अब उसके बाद हम लोगों का सेकंड ये हेडिंग लगाते चलिएगा। वैद्युत आवेश क्या होता है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैद्युत में हो जाने की क्रिया वैद्युत आवेश कहलाती है। ठीक, यहाँ से तो और यदि आप लोग इसका मात्रक लेना चाहेंगे तो क्या होगा? जो वैद्युत आवेश का मात्रक होता है यह क्या होता है? कूलाम होता है। मात्रक इसका क्या होता है? कूलाम। वीमा क्या होगा इसका? वीमा। तो वीमा कैसे निकलेगा? देखिए क्यों बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? आई टी। आई मतलब हो गया एम्पियर, तो वीमा कैसे निकलेगा? एम्पियर का होता है ए, और टी का क्या होता है? समय सेकेंड, यानी क्या होगा? टी। तो इसकी वीमा क्या हो जाएगी? ए टी हो जाएगी। यानी वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है, और वीमा इसकी क्या है? ए व टी है। अब इसके बाद हम लोगों का सेकेंड हेडिंग है, दूसरा हेडिंग है आवेशों की क्वांटीकृत प्रकृति। आवेशों की आवेशों की क्वांटीकरण क्वांटीकरण प्रकृति। प्रकृति, या इसको हम लोग कहते हैं मूल आवेश। इसका हेडिंग क्या है? मूल आवेश। तो यहाँ बात होती है कि मूल आवेश या आवेशों की क्वांटीकरण प्रकृति क्या है। तो क्वांटीकरण प्रकृति का मतलब यह हुआ कि जब कोई भी पदार्थ हम लोगों का है, जो कोई भी पदार्थ है वह क्या है? इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वह कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी कहेंगे कि आवेशों की क्वांटीकरण प्रकृति यानी मूल आवेश के सिद्धांत से तात्पर्य या अनुसार किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, क्या लिखेंगे इसमें कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर, चलिए इसी बात को हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए इसी बात को हम लिख दिए कि आवेशों की क्वांटीकृत प्रकृति मूल प्रकृति क्या होती है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसका पूर्ण गुणज हो सकता है। आवेश की मात्रा क्या होती है? उसका पूर्ण गुणज। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा या तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, डाटा रहेगा। ये नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसका क्या रहेगा? पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का करने मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके, मतलब दशमलव में नहीं रहेगा। और इसी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशों क्वांटीकरण प्रकृति या मूल आवेश का सिद्धांत। फिर सुनिए क्या होता है मूल आवेश का सिद्धांत? किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसका पूर्ण गुणज हो सकती है, या फिर किसी वस्तु का जो आवेश की मात्रा होगी वह क्या होगी? या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगी, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट, यही सब हो सकती है। इसके बीच में नहीं हो सकती, यानी ये इसके बीच में नहीं हो सकती, इसके बीच में नहीं हो सकती। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशों की क्वांटीकरण की प्रकृति या मूल आवेश। यही हमारा क्या है? आवेशों की क्वांटीकरण की प्रकृति है। नेक्स्ट हम लोगों का थर्ड हेडिंग आता है इसमें कूलाम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है इनका। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का क्या है? कूलाम का नियम। देखिए कूलाम ने क्या कहा था, कूलाम जी ने क्या बताया था, इन्होंने निर्वात अथवा वायु में या ऐसे समझिए कि दो स्थिर, चलिए पहले समझा देता हूँ क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बीच इन्होंने क्या किया था? एक संबंध स्थापित किया था। इसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। यानी इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके आवेशों को, यदि आवेश पहला क्यू है दूसरा Q2 है तो क्या होगा? इनके आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं इस पे।
देखिए इसी कॉन्सेप्ट को मैंने लिख दिया है कि कूलाम का नियम क्या होता है कि कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल के लिए एक सूत्र स्थापित किए जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण अथवा क्या रहेगा यहाँ पे प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी इन दोनों के बीच जो बल लगेगा उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती रहेगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि हम मान लेते हैं माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r हो, तब देखिए यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हो एवं उनके बीच की दूरी क्या हो r हो, तब क्या होगा कूलाम के नियम से कि जो इनके बीच बल कार्य करेगा F प्रोपोर्शनल क्या रहेगा इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 इंटू Q2। देखिए यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और सेकेंड क्या है कि यह प्रोपोर्शनल 1/r², यानी फर्स्ट क्या रहेगा यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और सेकेंड क्या हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल 1/r²। ये क्या होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकेंड देखिए एक तरफ बराबर है, यानी यहाँ से क्या होगा यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान r², यानी यहाँ से क्या होगा यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटा के r²। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक आता है k, नियतांक क्या आता है k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान r²। ये हमारा क्या है कूलाम का नियम है, ये हमारा क्या है कूलाम का नियम है। तो अब यहाँ कहेंगे कि जहाँ k क्या है k नियतांक है, जहाँ k क्या है हम लोगों का नियतांक है, जिसका मान k बराबर कितना होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये हमारा क्या है k का मात्रक और इसका क्या है मान है। k का मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यही पे यदि थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा देंगे, कहेंगे कि यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में हो, निर्वात अथवा वायु में हो, तो यदि जो बिंदु आवेश ये दोनों हैं, ये दोनों क्या रहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे फिगर बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे मानते हैं यहाँ पे Q1 है और इससे r मीटर की दूरी पर हमारा क्या है आवेश Q2 है। तो यदि ये दोनों आवेश यदि हमारा क्या हो निर्वात में हो तो k बराबर होता है 1/4πε0। तो यदि ये दोनों कहाँ रहेंगे निर्वात में रहेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा k बराबर 1/4πε0 और क्या हो जाएगा यहाँ से k = 1/4πε0। तब यहाँ से हमारा जो सूत्र बनेगा अर्थात k के स्थान पर हम लोग कितना रख देंगे 1/4πε0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा F बराबर 1/4πε0, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r²। ये हमारा क्या है कूलाम का नियम है, यानी यह बराबर क्या है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान r²। देखिए तो कितना आ गया यहाँ से F = 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। सो देखिए वो जो ε0 है, यानी यहाँ देखिए हम लोग कहेंगे कि जहाँ ε0 इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं ε0 या ε0 या ε0, ये क्या हमारा एक नियतांक है, एक क्या हम लोगों का नियतांक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं इसे निर्वात की
विद्युतशीलता कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये ऐसे करके नाट है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नाट। ये हमारा क्या है? एक नियतांक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का जो सूत्र बनेगा, क्या आया था हम लोगों का? F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नाट Q1 इंटू Q2 अपान क्या आया था हम लोगों का? R²। सो यहाँ से हम लोग को मान चलेगा कि ये हमारा क्या है? नियतांक है, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और पढ़ते क्या है इसको? एप्सिलॉन नाट। अब नेक्स्ट हेडिंग यहाँ से हम लोगों का रहेगा, यहाँ से जो हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग रहेगा, अब रहेगा एप्सिलॉन नाट का आंकिक मान। आंकिक मान क्या होता है? आंकिक मान। तो एप्सिलॉन नाट का यदि हम यहाँ से आंकिक मान निकालेंगे तो हमको पता है, देखिए यहाँ पे है ना, के का मान कितना होता है? 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो यहाँ से हम लोगों का जो आया था 1/4 एप्सिलॉन नाट इक्वल टू मान इसका कितना आया था? 9 × 10⁹ कितना आया था? 9 × 10⁹ आया था। सो यहाँ से यदि हम लोग करेंगे तो एप्सिलॉन नाट बराबर क्या हो जाएगा? देखिए एप्सिलॉन नाट वहाँ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी 1/4 गुणे 9 × 10⁹, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों का? एप्सिलॉन नाट इक्वल टू 1/4 × 3.14 3.141 और गुणे कितना होगा? 9 × 10⁻9। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है एप्सिलॉन नाट बराबर 8.85 गुणे 10⁻⁻12। कितना आएगा? 8.85 गुणे 10⁻⁻12। मात्रक क्या होगा इसका? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। देखिए इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? न्यूटन। आर स्क्वायर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? एप्सिलॉन नाट का मान। एप्सिलॉन नाट का मान क्या हो गया? इतना हो गया। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक तो वहाँ पे लिख चुके हैं। मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज हम निकालेंगे, इसका क्या? वीमा। यहाँ से इसका हम लोग क्या निकालेंगे? वीमा। तो वीमा क्या होगा? देखिए कूलाम है, कूलाम का क्या होता है? अभी बताए थे 80 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? 80 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? 80 का होल स्क्वायर बटा के न्यूटन का क्या होता है? MLT-2 MLT-2 होता है, और मीटर का क्या होता है? L2 होता है। तो यहाँ से क्या होगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा A2 T2। देखिए यम को ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना होगा? M-1 L। देखिए 2 1 कितना हो जाएगा? 3 L-3 हो जाएगा, और T को ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? T2। कितना हो जाएगा? ये T2। तो इसको सही क्रम में बैठाएंगे तो कितना होगा? M-1 हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। अब T के पावर कितना आएगा? देखिए 2 2 4 हो जाएगा, T के पावर 4 हो जाएगा, और A के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? इसका वीमा। M-1 L-3 T4 और A2 ये इसके क्या है? एप्सिलॉन नाट का ये क्या है? हम लोगों का बीमा है। अब यहाँ पे आता है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का आता है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता कि कहता है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है। देखिए यहाँ से एक हम लोगों का निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है? किसी पदार्थ वैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के तथा निर्वात के वैद्युत। देखिए यहाँ से एक हम लोग का कॉन्सेप्ट सीखिए क्या होता है एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नाट, और ये इसको हम बताएंगे ये क्या होता है। ये कंसेप्ट समझिए, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नाट। एप्सिलॉन नाट क्या है? माध्यम। ये एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता। ये हमारा क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। और के क्या हमारा? परावैद्युतांक है। के हमारा क्या है? परावैद्युतांक। तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता हमारा क्या होता है कि देखिए ये हमारा क्या होता है? निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ये हमारा क्या है? निरपेक्ष वैद्युतशीलता है। तो यहाँ से यदि हम कहेंगे कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता, यहाँ से परिभाषा देंगे तो क्या होगा? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका देखिए हमको परिभाषा नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता। कहेंगे किसी माध्यम का परावैद्युतांक के, किसी माध्यम के परावैद्युतांक के तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नाट। किसी माध्यम परावैद्युतांक के तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नाट के गुणनफल को निरपेक्ष वैद्युतशीलता
उस पदार्थ की निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इसको किससे प्रकट करते हैं? एप्सिलॉन से। किससे प्रकट करते हैं इसको? एप्सिलॉन से। फिर सुनिए निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होता है? किसी पदार्थ के परावर्तनांक के तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल को उस माध्यम का निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इसको किससे प्रकट करते हैं हम लोग? एप्सिलॉन से। इसको किससे प्रकट करते हैं हम लोग? एप्सिलॉन से। तो हमारे यहाँ से क्या होगा? निरपेक्ष वैद्युतशीलता। और यहाँ से हम लोग का जैसे यहाँ से परावैद्युतांक की यदि परिभाषा देना होगा, परावैद्युतांक तो परावैद्युतांक को हम लोग किससे प्रकट करते हैं? के से। और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग किससे प्रकट करते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन क्या होता है हम लोगों का? निरपेक्ष वैद्युतशीलता या माध्यम की वैद्युतशीलता। इसको हम लोग कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है। तो यदि यहाँ से देखिए कंसेप्ट हमारा क्या था कि एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, यही सब परिभाषा आएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी पदार्थ के, यानी कि जो माध्यम में रखा है, यानी कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, सजेस्ट ऐसे कहेंगे, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावर्तनांक के कहते हैं। फिर सुनिए क्या होगा? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? माध्यम की वैद्युतशीलता के कहते हैं। यदि यहाँ पे हमको करना होगा कि निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, तो यहाँ से क्या होगा? एप्सिलॉन बाई के। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एवं उस माध्यम के परावैद्युतांक के अनुपात को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या होगा? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा माध्यम परावर्तनांक के अनुपात को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसको किससे पढ़ते हैं हम लोग? एप्सिलॉन नॉट से। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने कूलाम के नियम तक पढ़ लिया था, उसके आगे आज पार्ट 2 है। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। चूँकि उस वीडियो में मैंने कूलाम को नियम को एकदम क्रमबद्ध तरीके से समझाया है, सो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो पर आइएगा। सो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक बहुत जल्द ही पहुंच जाए। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। इसमें हम लोग क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी आवेश, सुनिएगा पहले हम लिख देंगे भैया, पहले सुन लीजिए क्या होता है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी किसी आवेश, कोई आवेश क्यों है, तो इस आवेश या इसके आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर, जिसमें किसी हम लोग क्या करें? अन्य दूसरे आवेश को, धन परीक्षण आवेश को ले जाएं, तो इस धन परीक्षण आवेश पर क्या हो कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो। इस पर क्या हो? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए इसी बात को मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। सो देखिए, उसी बात को मैंने लिख दिया है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस धन परीक्षण आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर सुनिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई क्यू आवेश है,
या फिर आवेश समुदाय का मतलब हुआ कि जिस समुदाय में एक या एक से अधिक आवेश हो, दो या दो से अधिक आवेश जहां पर एकत्रित होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश समुदाय। ये हमारा क्या है, आवेश समुदाय है। हमारा क्या है, आवेश समुदाय है, आवेश समुदाय। और ये हमारा क्या है, आवेश है, चार्ज है। तो कहना क्या है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये हमारा आवेश समुदाय हो गया, ये हमारा आवेश हो गया, इसके चारों ओर का कोई भी क्षेत्र जैसे मान लीजिए है, तो इस क्षेत्र में यदि कोई धन परीक्षण आवेश क्यों ना है। धन परीक्षण आवेश क्या होता है कि यह एक अल्प आवेशित धन आवेशित परीक्षण आवेश होता है। यह क्या होता है, एक धन परीक्षण आवेश होता है जिस पर एकांक धन आवेश होते हैं, जिस पर क्या होता है, एकांक धन आवेश होता है। धन परीक्षण आवेश क्या होता है कि जिस पर एकांक धन आवेश होता है। तो क्या करेंगे, एकांक धन आवेश को इस समुदाय के चारों ओर लेकर आएंगे, तो इस धन परीक्षण आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वह क्या है, उसका वैद्युत क्षेत्र है। तो क्या कहेंगे, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह क्षेत्र रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई। क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक एवं निष्कोष्ठ, क्या कहेंगे, ये काल्पनिक होती हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। काल्पनिक एवं एवं क्या होती है, निष्कोण। निष्कोण का मतलब कि किसी कोण पर नहीं। निष्कोण का मतलब क्या होता है, वहां पे उन लोगों का कोई कोण निश्चित नहीं रहेगा। निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र, क्या कहेंगे कि वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र स्वतंत्र एवं पृथकृत आवेश, पृथकृत आवेश कैसा रहेगा, यह एकांक धन आवेश रहेगा। एकांक धन आवेश गति करता है। क्या करता है, यह गति करता है। सुनिए, देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। तो कहेंगे वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोष्ठ रेखाएं हैं या निष्कोष्ठ वक्र हैं जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथकृत एकांक धन आवेश, जिस पर स्वतंत्र एवं पृथकृत एकांक धन आवेश गति करता है। ये हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। पुनः सुनिए, क्या होता है कि किसी यानी वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोष्ठ वक्र है, वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथकृत एकांक धन आवेश गति करता है। अब इसके बाद नोट पॉइंट हम लोगों का यहाँ से क्या है, यहाँ से नोट पॉइंट यह है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, सुनिएगा, कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा में होती है या दिशा को दर्शाती है। स्पर्श रेखा क्या करती है, उस बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा को दर्शाती है, दिशा को दर्शाती है। समझिएगा, नोट पॉइंट क्या है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, एक धन आवेश है और एक हमारा क्या है, ऋण आवेश है। यही से एक कंसेप्ट और इसका दिशा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी दिशा क्या होती है। जो कि वैद्युत क्षेत्र रेखा जो हमारी होती है सदिश है, वैद्युत क्षेत्र हम लोग क्या होता है, सदिश होता है। तो इसकी दिशा क्या होती है, इसकी जो दिशा होती है वह धन आवेश से दूर, धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की तरफ होती है, ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है, धन आवेश से दूर। तो ये धन आवेश है तो इससे क्या रहेगा, दूर रहेगा। यानी कैसे चलेंगे, देखिए ऐसे, इसको थोड़ा सा अलग पेन से हम करते हैं। तो ये कैसे चलेंगे, ये देखिए ऐसे चलेंगे। ये हमारा क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। समझिएगा, अभी हम बता रहे हैं कैसे होगा ये। यही पे रहेगा और यहाँ क्या होगा, ऐसे ऐसे आएंगे सब। यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे ऐसे आएंगे। समझिएगा, धन आवेश से दूर मतलब क्या होंगे, धन आवेश ऐसे निकलेंगे और क्या होगा, ऋण आवेश में प्रवेश करेगा। ये हमारा क्या है, ऋण आवेश, तो ऋण आवेश में प्रवेश करेगा। देखिए ऋण आवेश की ओर तो ऋण आवेश की ओर हो गया, और धन आवेश से दूर तो ये क्या हो गया, धन आवेश से दूर हो गया। यानी क्या होंगे, ऐसे होंगे। धन आवेश से दूर का मतलब ऐसे, इसका साइन क्या होगा, ऐसे होगा, और इसका साइन क्या होगा, ऐसे होगा। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा है। और ये हमारा क्या है, वैद्युत बल रेखा है। जैसे यहाँ पे कोई वैद्युत बल रेखा है, यदि यहाँ पे ऐसे स्पर्श रेखा खींच देते तो इसकी क्या है, ये दिशा है। ये इसकी क्या है, दिशा दर्शाएगी। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखा, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर, ये हमारा बिंदु हो गया, खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींच दिए। जो वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा है, उस बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा को दर्शाता है। यानी धन आवेश की दिशा किधर है, इस साइड है। किस साइड है, इस साइड। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या मिला कि धन आवेश से दूर होती है इसकी दिशा और ऋण आवेश की तरफ होती है। तो यदि खाली हम एक यहाँ पे धन आवेश ले ले तो यहाँ क्या होगा, धन आवेश से दूर, धन आवेश से दूर करने का मतलब कैसे होगा, ऐसे। ये हमारा क्या होगी, इसकी दिशा हो गई। और ऋण आवेश ले तो कैसे होगा इसका, ऐसे हो जाएगा। यानी कैसे आएगा, ऐसे। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट हेडिंग इसमें ये है हम लोगों का कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर। यानी वैद्युत बल रेखाओं के क्वालिटी कौन कौन से, इसको हमको जानना है। तो पहला क्वालिटी इसका क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं, देखिए यहाँ समझाया है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है यह धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। फिर सुनिए, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। यानी जो इनकी दिशा होती है वह धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की तरफ होती है। यानी यहाँ से हम लोग का जो पहला कॉन्सेप्ट निकलेगा वो यहाँ क्या लिखेंगे कि इनकी जो दिशा होती है यह धन आवेश से निकलकर धन आवेश से निकलकर किसमें प्रवेश करती हैं, ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। ऋण आवेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। देखिए पहला था हमारा। दूसरा क्या है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग कि वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा को दर्शाता है। दूसरा कंसेप्ट में क्या लिखेंगे, देखिए यही है, लिख लीजिए कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा को दर्शाती है। और तीसरा क्या होगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, नो टच टची। समझे कि नहीं, यह एक दूसरे क्या करती हैं, कभी भी टच नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती हैं, कभी भी टच यानी क्या होती है, कभी भी काटती नहीं है। ऐसे समझे, कभी भी काटती नहीं है। अब कोई पूछता है कि क्यों नहीं काटती हैं, तो कहेंगे कि यदि यह दो रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो उस बिंदु पर इसकी दो दिशाएं होंगी। कितनी दिशाएं हो जाएंगी, दो। लेकिन सदिश राशि की कितनी दिशाएं होती हैं, एक दिशाएं होती हैं। सदिश राशि कितनी दिशा होती है, एक दिशा। तो यदि ये काट देंगे तो दो दिशा हो जाएगा। अगर दो दिशा हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, सदिश राशि नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए क्या करती हैं, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। तो कंसेप्ट क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर काट देंगी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कभी भी संभव
नहीं है, जो कभी भी क्या है, संभव नहीं है। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला क्या रहेगा कि ये बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत, समझिएगा। चौथा क्या रहेगा कि ये जो बल रेखाएं होती हैं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। लंबाई के लंबवत दिशा मतलब ये दूसरे हैं ना, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगे। यानी ये उधर भागेगा और ये कैसे भागेगा, इधर हटने का प्रयास करती हैं। इसी कारण समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से लंबवत भागने का प्रयास करती है, इसलिए क्या होता है, समान आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। फिर से सुनिए क्या होता है कि ये बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसी कारण समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, पांचवा पॉइंट, कहेंगे कि यह बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, यह जो बल रेखाएं हैं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह अपनी लंबाई के लंबवत सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। यानी यह जो बल रेखाएं हैं, यह जो क्या है, बल रेखाएं हैं, यह खींची गई लचकदार डोरी की तरह अपनी लंबाई के लंबवत, अपनी लंबाई क्या होती है, लंबवत सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेश के बीच, विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। यानी ये हमारा कॉन्सेप्ट ये हो गया, क्या हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण हो गया। वैद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसकी दिशा क्या होती हैं, ये सब करने के बाद कॉन्सेप्ट अब हम लोगों का क्या आएगा, नेक्स्ट हेडिंग आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा जानने से पहले इसका हम लोग सोच जाने कि क्या होता है। E इक्वल टू होता है वेक्टर F अपान क्यू नॉट। सूत्र क्या होता है, E इक्वल टू वेक्टर F अपान क्यू नॉट। अब परिभाषा सुनिए क्या होगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो क्या कहेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित यदि क्यू नॉट का मान, समझिएगा, क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम, ये हमारा क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा यहाँ से। तो हम लोग क्या कहेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश पर जो लगने वाला बल F होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होता है। सुनिए फिर से क्या कहेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश पर जो लगने वाला बल F होता है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होता है। सुन लीजिए फिर से, क्या होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश पर जो लगने वाला बल F होता है वह क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होता है। यह सदिश राशि होती है। यह कैसी राशि होती है, सदिश राशि। तो सदिश राशि तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा क्या होती है, धन आवेश से दूर, धन आवेश से दूर, धन आवेश से दूर होती है तथा ऋण आवेश की ओर, तथा ऋण आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से दूर एवं ऋण आवेश की ओर होती है, इसकी दिशा होती है। तब यहाँ से हम लोग इसका मात्रक निकाल ले, मात्रक एवं विमा, मात्रक एवं विमा। तो मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक, देखिए तो ई का मात्रक कैसे निकालेंगे हम लोग, ई का मात्रक बराबर क्या होगा, एफ का मात्रक बटे क्यू का मात्रक, एफ का मात्रक बटे क्यू का मात्रक, क्यू का मात्रक। तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी बीमा हम लोग देख लें, तो बीमा क्या होगा न्यूटन का, ML_T-2, और कूलाम का क्या होता है, AT, क्या होता है, AT। तो इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ML_T-3A-1, ये इसकी क्या हो गई, बीमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर एवं ऋणावेश की तरफ, और इसकी बीमा क्या होती है, ML_T-3 और A-1, क्या होती है, ML_T-3 और A-1, ये हम लोग क्या है, इसकी दिशा है।
अब हम लोगों का आता है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे, क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर, किसी धन परीक्षण आवेश पर, देखिए वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो यहाँ से सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू, देखिए यही सूत्र है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू नाट, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू नाट। ये हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वह एफ इक्वल टू क्या होता है, ई क्यू नाट। यहाँ से हम लोगों का वैद्युत क्षेत्र का जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, कोई बिंदु आवेश क्यू नाट है। मान लेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे मानेंगे उसे लिखना ही होगा कि मान लेंगे कि हमारा क्या है, बिंदु आवेश क्यू नाट जो कि बिंदु ओ पर स्थित है, जो किस पर स्थित है, बिंदु ओ पर। ठीक है, इससे आर मीटर की दूरी पर, इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी हमको E का मान निकालना है। देखिए धन आवेश है, यानी इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, इधर होगी। किधर होगी, यहाँ पे इसकी दिशा किधर होगी, बल की, F की दिशा इधर होगी, यानी जो इस पे बल लगेगा वो किधर होगा, इधर होगा। देखिए क्या कहेंगे कि माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक क्या है, k है। माना, यानी कहेंगे किसी बिंदु पर आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आवश्यक फिगर नीचे प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक कितना है, k है, जिसका परावर्तनांक कितना है, k है। इस प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नाट रखा हुआ है। यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। यहाँ पे हमको क्या करना है, E की गणना करनी है। तो यही बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो देखिए क्या हुआ कि माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक k है, जिसका परावर्तनांक कितना है, k है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी जो बिंदु P है यहीं पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्यू नाट रखा है, यानी इस पर जो गणना करना है इसके लिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो P है इस पर एक धन परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नाट है। तब क्यू नाट हो तब क्या होगा कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण क्यू नाट पर लगने वाला बल, क्यू नाट पर लगने वाला बल, क्योंकि गुलाम ने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ये तो दोनों स्थिर बिंदु आवेश है, तो मध्य जो लगने वाला बल होगा इन दोनों के मध्य क्या करता है, बल काम करता है, जिसका नियम उन्होंने बता चुका है। तो वही नियम लगाएंगे यहाँ पर, जो लगने वाला क्या होगा, बल होगा, तो वो कैसे निकलेगा, एफ इक्वल टू, समझिएगा 1/4πε0। और यहाँ पे जब परावर्तनांक के रहता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, के, क्या होगा, क्यू क्यू नाट। क्यू वन मान कितना है, क्यू है, और क्यू टू मान कितना है, क्यू नाट है। क्यू वन मान कितना है हमारे पास, क्यू है, और क्यू टू मान कितना है, क्यू नाट है। तो कितना होगा, एफ इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू क्यू नाट बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। क्यू क्यू नाट बटा क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे मान लेंगे, यदि प्लस क्यू निर्वात में हो, कहाँ हो वो, निर्वात में, तो निर्वात के लिए जो के का मान होता है वह कितना होता है, 1 होता है। निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ से जो हम लोग का एफ इक्वल टू सूत्र आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू क्यू नाट बटे आर स्क्वायर, क्यू क्यू नाट बटे आर स्क्वायर। अब चूंकि एफ इक्वल टू, समझिएगा एफ इक्वल टू क्या होता है, ई क्यू नाट। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एफ इक्वल टू क्या होता है, ई क्यू नाट। तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ई क्यू नाट इक्वल टू 1/4πε0 क्यू क्यू नाट बटे आर स्क्वायर। तो ये क्यू नाट कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई, यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का, ई
बराबर 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। ई बराबर 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। दिशा क्या होगा? बिंदु P से परे। दिशा क्या होगा? बिंदु P से परे। यानी जो हमारा किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मान होता है वह क्या उतना होता है? E = 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। और दिशा क्या होगा इसका? बिंदु P से परे। इसके लिए क्या करना है कि मान लेंगे कि प्लस Q आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित न होकर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परिमाण कितना है? K है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको क्या करना है? गणना करनी है। तो इसके लिए माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो तब प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल जो होगा F = 1/4πε0 K Q0/r स्क्वायर। तो निर्वात अथवा वायु के लिए Q0 ये जो हमारा K होता है इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लग देंगे तो कितना होगा? F = 1/4πε0 Q0/r स्क्वायर। अब चूंकि F = क्या होता है? EQ0, तो यहाँ पे EQ0 आ जाएगा तो 1/4πε0 हो जाएगा। तो ये Q0 कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? E = 1/4πε0 और Q/r स्क्वायर। ये हमारा क्या है कि विद्युत किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E = 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। दिशा क्या होगा? बिंदु P से परे। दिशा क्या होगा इसका? बिंदु P से परे। देखिए नेक्स्ट हम लोगों का जो हेडिंग कर है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वह निकाय है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बराबर तो रहेंगे किंतु कैसे रहेंगे? विपरीत प्रकृति के। किंतु विपरीत प्रकृति के। देखिए वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर तथा या किंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। समझिए क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बराबर रहेंगे, मतलब 5 कूलाम ये हो गया तो ये भी कितना रहेगा? 5 कूलाम रहेगा। परंतु प्रकृति विपरीत मतलब कि एक धन आवेश तो एक कैसा रहेगा? ऋण आवेश। तो यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश परंतु समान परिमाण के रहेंगे और एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे रहेंगे तो क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। तो क्या होगा इसका परिभाषा कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी एक दूसरे से क्या होते हैं? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इनके बीच की अल्पतम दूरी जो होती है वह 2l होती है। ऐसे समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्पतम दूरी कितना होती है? 2l। तो आघूर्ण क्या होता है समझिए यहाँ पे, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव में समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश चले, जैसे मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू आवेश है एक माइनस क्यू आवेश है, तो इसमें से कोई एक आवेश को लेंगे, केवल आवेश को लेंगे, उसके दिशा को नहीं, उसके हम लोग जो चिन्ह है उसको नहीं लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम लोग P से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं हम लोग? P से। समझिए क्या हो गया कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश Q एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आवेश हम लोग का क्या हो गया? Q एवं दोनों के बीच दूरी कितना होता है? 2l। तो 2l और Q का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। इसकी ये हमारा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा।
यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर मान लीजिए कोई पूछा तो क्या कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश एवं दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आएंगे यह कौन सी राशि है, ये हम लोगों की जो होती है यह सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, इसकी क्या होगी, दिशा। तो इसकी जो दिशा होती है, कहेंगे इसकी जो दिशा होती है यह इसके अक्ष के अनुदिश, इसके अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, धन आवेश की ओर होती है। तो इसका क्या होगा कि इसके अक्ष के अनुदिश धन आवेश से, अरे ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब इसका क्या आएगा, मात्रक आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट। तो इसका मात्रक कैसे निकलेगा, देखिए क्यू का मात्रक और यल, यल हमारा क्या है, दूरी है, तो मीटर, और क्यू का मात्रक क्या होगा, यानी मात्रक पी का मात्रक, पी का मात्रक क्या होगा, बराबर क्यू का मात्रक, क्यू का मात्रक और गुणे क्या हो जाएगा, यल का मात्रक। तो क्यू का मात्रक क्या होता है, कुलाम, कुलाम होता है, और यल का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम मीटर। मात्रक क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, कुलाम मीटर। अब इसका यदि हम बीमा निकाले, इसका हम लोग क्या निकाले, बीमा, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, कुलाम, कुलाम को हम लोग क्या लिखते हैं, एटी, और मीटर को क्या लिखते हैं हम लोग, एल, एटी और एल। तो इसको मिला देंगे तो पूरा क्या होगा, एल टी ए। ये हमारा क्या होगा, इसकी बीमा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होगी, हमारी बीमा होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों का आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट रीडिंग है वह वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह दो प्रकार से होती है। पहला होती है अच्छी स्थिति में, दूसरा होती है निरक्षी स्थिति में। अच्छी स्थिति को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम क्या है, अनुदैर्ध्य स्थिति। इसको हम लोग और नाम से क्या जानते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति। यानी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अच्छी का मतलब क्या होता है कि उसके अक्ष पर रहेगा, निरक्षी का मतलब क्या होता है कि दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से 90 डिग्री के कोण पर, यानी ऊपर रहता है, ये हमको होता है निरक्षी, ये होता है अच्छी। कंसेप्ट समझिए क्या है कि मान लेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू, समझिएगा ऐसे ही लिखना है हम लोगों को, माइनस क्यू एवं प्लस क्यू। माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू एवं प्लस क्यू क्रमशः बिंदु ए एवं बिंदु बी पर स्थित है, क्रमशः बिंदु ए तथा बी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु ओ से, इनके मध्य बिंदु ओ से इसके अक्ष के अनुदिश या इसके अच्छी स्थिति में, इसके अक्ष के अनुदिश या इसकी अच्छी स्थिति में अत्यंत दूर स्थित एक बिंदु P है, अत्यंत दूर स्थित एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझिए फिर से कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू एवं प्लस क्यू बिंदु ए एवं बी पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन कितना है, के है। के कहे चाहे मना कहे, के नहीं कहेंगे तो के को हटा देंगे, के कहेंगे तो उसको रहने देंगे। तो क्या कहेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू एवं प्लस क्यू ए एवं बी बिंदु पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन कितना है, के है। इन दोनों बिंदुओं के या इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर इसके अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, इसके अच्छी स्थिति में क्या है, एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे हमको दिशा निकालना है, समझिएगा यहाँ पे दिशा। यदि समझिए यहाँ पे क्या कहेंगे, यदि माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता E1 तथा प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, P पर
तीव्रता E2 हो। समझिए, अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, माइनस की ओर, यानी एक कहाँ होगा, इधर होगा, और इसकी दिशा क्या है, E1 है। क्योंकि माइनस क्यों वाले को हम लोग क्या माने हैं, E1 माने हैं। और ये धन आवेश से क्या रहेगा, धन आवेश से दूर, मतलब किधर रहेगा, इधर। ही हमारा क्या है, E2 है। ये हमारा क्या हो गया, E1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, E2 हो गया। ये दोनों दिशा विपरीत है। तो पहले वाले फिजिक्स वाली मैथ में मैंने बताया कि जब दोनों दिशा विपरीत है तो क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो कंसेप्ट ये आता है कि इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मतलब ये देखिए, अब देखिए यदि यहाँ से हम B व P के बीच की दूरी निकाले चित्रानुसार, चित्रानुसार BP बराबर, समझिए BP, तो BP बराबर क्या होगा, इसके बीच की दूरी होता है 2L, तो आधा L हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, L। तो यहाँ से यहाँ तक का R है, ये L है, तो ये कितना होगा, R माइनस L। तो BP बराबर कितना हो जाएगा, R माइनस L। और AP बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों का, AP। तो AP बराबर कितना आएगा, इतना L है, ये पूरा R है, तो कितना होगा, R प्लस L। ये हमारा किसका मान हो गया, AP का मान हो गया। तो ए पी इक्वल टू हमारा आ गया आर प्लस एल, और बी पी इक्वल टू कितना हो गया, आर माइनस एल। तो ये पास वाला है, तो ये जल्दी इसको दूर भगाएगा, और ये थोड़ा सा दूर स्थित है, तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। लेकिन बरियार कौन पड़ जाएगा, ये प्लस क्यू वाला। यानी हम लोग को जो दिशा निकलेगी क्या होगा, E2 में से E1 को घटा देंगे। क्या करेंगे, E2 में से E1 को घटा देंगे। तब यहाँ से हम लोग का क्या होता है, उत्पत्ति स्टार्ट होती है। उत्पत्ति यानी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे। तो क्या कहेंगे कि बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण तीव्रता, प्लस क्यू के कारण तीव्रता। तो यदि बिंदु P पर प्लस क्यू कारण तीव्रता, तो बिंदु P पर प्लस क्यू कारण हम लोग क्या माने हैं, देखिए E2 है। और देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या है, E2। तो यहाँ से हम लोग का जो E2 रहेगा वो कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे के माने हैं तो के लगाएंगे, नहीं माने तो छोड़ देंगे। क्या होगा, Q1 Q2, अरे ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू वन कितना है, क्यू है, बटा के आर स्क्वायर। तो इसके बीच दूरी कितना है हमारा, आर माइनस एल। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 है यह सदिश राशि है। तो सदिश राशि में यदि प्लस माइनस है तो केवल दिशा से मतलब है। इसके हम लोग परिमाण को लेंगे, किसको लेंगे, इसके परिमाण को, न कि इसके प्लस व माइनस को लेंगे। प्लस माइनस केवल अदिश राशि में होगा, ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए एकदम, कि जो हमारा क्यों है केवल इसको हम लोग कैसे लेंगे, क्यों में लेंगे। यहाँ भी किसको लेंगे, क्यों लेंगे। ये माइनस प्लस को छोड़ देंगे। माइनस प्लस का सदिश राशि मतलब केवल क्या होता है इनका रोल, कि केवल हमको दिशा दिखाना है। तो हमारा कैसा है, प्लस आवेश है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बिंदु P से परे, बिंदु P से बाहर की ओर, बाहर की ओर, और तो यहाँ से ये हमारा हो गया। ये क्या हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा में क्या करेंगे हम लोग, दूसरा में क्या करेंगे कि बिंदु P पर, बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण तीव्रता, माइनस क्यू के कारण तीव्रता, बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण तीव्रता क्या होगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा, क्यू अपान आर स्क्वायर, मतलब क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। AP इक्वल टू कितना है, तब हो जाएगा हमारा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दिशा क्या है, ये माइनस वाला है, तो क्या होगा, देखिए ये माइनस वाला यानी इधर है। तो हम लोग ऐसे कर दे कि बिंदु A की ओर या बिंदु B की ओर, दोनों बातें की है, बिंदु B की ओर। ये हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसका परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे हम लोग। परिणामी तीव्रता में हमने बताया है कि फर्स्ट वाले वीडियो में, फिजिक्स वाली मैथ में मैंने बताया है कि जब दो सदिश राशि विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी सदिश क्या होता है, कि बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देते हैं। अतः अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो यदि बिंदु P पर हम लोग परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो क्या होगा, E रिजल्टेंट, यानी E रिजल्टेंट बराबर कितना होगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। कंसेप्ट बताया कि ये पास वाला है तो ये अधिक बल से उधर फेंकेगा इसको। तो अब यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, E रिजल्टेंट बराबर E2, और E2 वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है यहाँ से, क्यू अपान आर माइनस एल का
होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, क्या होगा E1, तो E1 की वैल्यू कितना है हमारा 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सो यहाँ से ई रिजल्टेंट बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से 1/4πε0 और उसके साथ साथ क्यू भी कॉमन लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस कितना होगा यहाँ से 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ई आर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू कॉमन ले ली तो कितना होगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। सो यहाँ से ई आर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, देखिए इसका एलसीएम कितना होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका गुणा यहाँ आप कर देंगे तो कितना होगा r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी लिख देंगे वहां पे। तो 1/4πε0 क्यों आर प्लस एल यानी ए प्लस बी प्लस आर माइनस एल, फिर क्या होगा ए माइनस बी आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये प्लस एल अपान एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरा हमारा क्या है होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आर कट जाएगा और यहाँ से क्या होगा एल से एल कट जाएगा। सो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा ई रिजल्टेंट बराबर 1/4πε0 क्यू 2r इंटू ये कितना हो जाएगा हम लोग का एल एल 2l और अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ई आर इक्वल टू 1/4πε0, देखिए 2l और क्यू समझिएगा 2r बना लीजिए और 2l इंटू क्यू, तो 2l इंटू क्यू अपन क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि P इक्वल टू क्या होता है 2l इंटू क्यू, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है P बराबर 2ql, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे P लिख देंगे। और साथ ही साथ ये जो हमारा देखिए P है यह क्या है, देखिए जो यल है यह R से क्या है बहुत छोटा है, तो लिखेंगे चूंकि जो यल है यह क्या है बहुत छोटा है R से, तो यल स्क्वायर भी क्या होगा बहुत छोटा होगा R स्क्वायर से। अतः हम लोग क्या करेंगे, अतः यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य लेने पर यदि क्या करेंगे यहाँ से हम लोग यल स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा ई रिजल्टेंट बराबर 1/4πε0 2r इंटू 2ql को हम लोग क्या लिख देंगे P अपान ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो गया खत्म, बचा कितना आर स्क्वायर और 2 का गुणा करेंगे इसमें कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, यानी r के पावर 4। तो यहाँ से r सारे को कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4πε0 2p/r क्यूब, यानी सो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा ई रिजल्टेंट बराबर 1/4πε0 2p/r क्यूब, 2p/r क्यूब। ये हम लोग क्या है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा क्या होगा ये बरियार यानी इसको इधर ढकेलेगा तो क्या होगा बिंदु P से परे, बिंदु P से परे इसका दिशा क्या होगा बिंदु P से परे, और मान क्या होगा ए रिजल्टेंट बराबर 1/4πε0 2p/r क्यूब। कंसेप्ट समझ लीजिए इसका क्या है कि बस हमको क्या करना है कि यहाँ पे r मीटर की दूरी पर लेंगे और क्या करेंगे वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का सूत्र लगा देंगे और अंततः हमको क्या करना है कि यल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे और आर स्क्वायर को क्या करेंगे ले लेंगे, एल स्क्वायर को यहाँ से छोड़ देंगे। सो हमारा क्या आ जाएगा ई रिजल्टेंट बराबर 1/4πε0 2p/r क्यूब और दिशा क्या होगा बिंदु P से परे, क्या होगा बिंदु P से परे। सो देखिए नेक्स्ट हम लोगों का हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे कि माना माइनस क्यू एवं प्लस क्यू वैद्युत द्विध्रुव हो गया हमारा, मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और निरक्षीय का मतलब क्या होता है मध्य से ऊपर और अक्षीय क्या होता है मध्य से इसके अक्ष पर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको मिलाना पड़ेगा ऐसे,
और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम दिशा निकालें बिंदु पी पर, तो प्लस आवेश से क्या होता है, दूर, और माइनस की क्या होता है, और। तो यदि प्लस के आवेश हम मान लें E1 और इसके कारण क्या मान लें हम लोग E2, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि जो इसकी दिशा होगी वो कैसे आएगी, ई रिजल्टेंट की वैल्यू ये हो जाएगी। ये हमारा इसकी दिशा क्या होगा, इधर साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ई रिजल्टेंट हो गया, ई रिजल्टेंट। ये हमारा क्या होता है, निरक्षीय आर मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल 2L होता है तो ये आधा यल हो जाएगा, आधा यल। तो ये हमारा ई रिजल्टेंट हो गया। ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने समझा चुका है कि ये हमारा क्या होगा, ऊपर नीचे का खत्म हो जाएगा। अगर ये सब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे फिजिक्स का पार्ट 1 आप देख लीजिए, पार्ट 1 आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ये। तो यदि इसको हम देखिए, उस वीडियो में इसको माने थे थीटा, तो ये हमारा क्या था, थीटा था। और ये हमारा कितना आया था, E1 cos थीटा, और प्लस क्या आया था, E2 cos थीटा। कितना आया था हमारा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, बी है। तो लिखना क्या है कि मान लेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू एवं माइनस क्यू बिंदु ए एवं बी पर, बिंदु ए एवं बी पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन कितना है, के है। के को माने चाहे न माने, ठीक है, इसको छोड़ दे रहे हैं। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू एवं माइनस क्यू बिंदु ए एवं बी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु पी पर प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बिंदु पी से परे है, तथा बिंदु पी पर माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माइनस क्यू आवेश की ओर है। तब हम लोग कहेंगे, अतः समझिएगा यही से स्टार्ट होता है, अतः बिंदु पी पर प्लस क्यू के कारण तीव्रता, प्लस क्यू के कारण तीव्रता। तो कैसे निकलेगा ये, E1 माने हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कि इसके बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, पीओ बी में, त्रिभुज पीओ बी में। तो क्या होगा, पी बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर यानी ओ बी यानी क्या होगा, एल स्क्वायर, और प्लस ये क्या होगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का जो पी वी की वैल्यू आएगी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से तो क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक लाइन और यहाँ कर देते हैं हम लोग कि 1/4πε0 क्यू बाई, ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, कड़ी हट जाएगी, यानी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगा, बिंदु पी से परे, बिंदु पी से बाहर की ओर। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिंदु पी पर माइनस क्यू के कारण तीव्रता, माइनस क्यू के कारण तीव्रता, यानी बिंदु पी पर माइनस क्यू कारण तीव्रता क्या हो जाएगा, यहाँ से E2 बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके बीच की दूरी भी कितना होगा, यही होगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और क्या होगा, माइनस क्यू की ओर, माइनस क्यू की ओर हो जाएगा। सो अब करेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता चित्रानुसार, चित्रानुसार। चित्रानुसार परिणामी तीव्रता क्या है हम लोगों का, E r बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि त्रिभुज AOP में, AOP में cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका, देखिए आधार कितना है L, और कर्ण कितना है L, अपन कर्ण कितना है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
एल अपान रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, कास थीटा का मान। अब देखिए यही वैल्यू इसमें समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। अतः समीकरण 1 से अतः अतः समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, ई आर इक्वल टू ई वन। तो ई वन वैल्यू कितना है, 1/4πε0 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या है फिर, कास थीटा। तो यहाँ गुणे क्या होगा, कॉस थीटा। और कास थीटा का वैल्यू कितना है, एल बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ई टू वैल्यू कितना है, देखिए ई टू वैल्यू कितना है, 1/4πε0 क्यू बाई 1/4πε0 क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और गुणे क्या है हम लोगों का, कास थीटा। तो कास थीटा का वैल्यू कितना है हमारा, एल अपान रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग क्या होगा, ई रिजल्टेंट वाला देखिए सब मैच कर रहा है तो दो ठो हो जाएगा, कुल मिला कितना हो जाएगा, दो ठो, यानी 1/4πε0 कितना हो जाएगा, 2q अपान क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और रूट में क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चूंकि 2q इक्वल टू क्या होता है, पी होता है। 2q इक्वल टू कितना होता है, पी। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, ई आर इक्वल टू 1/4πε0। ई आर इक्वल टू 1/4πε0 कितना होगा, इसके स्थान पे पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर। देखिए कोई चीज एक को बाहर रहे और एक को रूट में रहे तो इसको हम लिखते हैं इसके पावर 1/3। जैसे यहाँ कितना होगा, 2 के पावर 1/3, 2/3, 2 पावर कितना लिखेंगे, 2/3। कैसे आता है देखिए, 2 के पावर 1 है और गुणे 2 पावर कितना होगा, 1/2। बेस समान तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कितना आएगा, 2 के पावर 1 + 1/2। तो 2 कम 2 1 3, 3/2 कितना आएगा इसका, 3/2। अगर इसका बेस समान है और एक चीज रूट में और एक चीज रूट के बाहर तो ये क्या होता है, पावर 3/2। पावर कितना होगा, 3/2। फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे कि जो यल है यह क्या है, छोटा है किससे, आर से। तो जो यल स्क्वायर भी है वो क्या होगा, अत्यंत छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। अतः यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो यदि यल स्क्वायर हम लोग क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ई आर इक्वल टू 1/4πε0 पी अपान आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो ई आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 पी/r क्यूब। पी की दिशा कहाँ है, आधार बी ए के समांतर। दिशा क्या होगा, आधार बी ए के समांतर। ये इसकी क्या हो गई, दिशा हो गई, आधार बी ए के समांतर। तो यदि हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय की तुलना करें, निरक्षीय की तुलना, ठीक है, अच्छी व निरक्षी। तो अच्छी को हम लोग लिख दे रहे हैं ई ए से, ये अच्छी, और निरक्षी को हम लिख दे रहे हैं ई एन से। निरक्षी मतलब एन और ई ए मतलब ये। तो ई ए हमारा कितना आया था, हमारा 1/4πε0 2p/r³ और ये कितना आया है, 1/4πε0 p/r³। तो यदि हम ई ए बाई ई एन करें, ये बटा के ये करें तो क्या होगा, देखिए पूरा कट जाएगा, बचेगा खाली 2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ई ए बराबर 2E n। तो कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है वो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, दोगुनी होती है। अतः देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, अतः कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की, अतः वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय
स्थिति का क्या होता है, यह दोगुना होता है, दोगुना होता है, दोगुना होता है। सो कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो निरक्षीय स्थिति का क्या होता है, दोगुना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। क्या करना है कि यहाँ पे बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण और बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण इसकी दिशा, फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया कि कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉस थीटा आएगा, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा हम लोगों का, ई रिजल्टेंट बराबर 1/4 पी बाई आर क्यूब। निरक्षीय स्थिति का अच्छी स्थिति कितना आता है, 1/4 2p बाई आर क्यूब। जब दोनों का तुलना करेंगे तो कितना आएगा, ई ए इक्वल टू 2en। अतः वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति का क्या होता है, दोगुना होता है। बात है नेक्स्ट टॉपिक पे। सो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टडी कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ये हम लोगों का कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र का लास्ट हेडिंग है, यानी इस पूरे बुक का कूलाम के नियम में वैद्युत क्षेत्र यानी पार्ट जो 1 है हम लोगों का, ये क्या होगा इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो हेडिंग क्या है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म के आघूर्ण, तो आघूर्ण को हम लोग किसे प्रकट करते हैं, टाउ से। इसी टाउ का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो हमारा क्या हो गया, ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, इसमें कोई द्विध्रुव रखा हो, ये हमारा क्या हो गया, द्विध्रुव। ये हमारा क्या हो गया, द्विध्रुव। तो ये क्या होगा, माइनस क्यू होगा एक को, और ये क्या होगा, प्लस क्यू। जिसका क्या होगा, माइनस से प्लस की ओर दिशा हम बताएं तो माइनस से प्लस की ओर, यानी माइनस वाला ऐसे जाएगा और प्लस वाला इधर आएगा, यानी प्लस पर दिशा का बल कैसा लगेगा, इधर, और इस पर किधर लगेगा, इधर की ओर। समझिएगा, ये हमारा क्या है, एफ पर यानी प्लस पर इधर की ओर और माइनस पर इधर की ओर। ठीक है। तो टाउ जो होता है, इनमें से कोई एक बल एफ लेता है एवं दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो इनके जो बीच की दूरी होती है वो होती है 2l। लंबवत मतलब हुआ कि इसको इधर मिलाएंगे और इसको इधर मिलाएंगे, तो ये हमारा होता है लंबवत। तो यदि इसको हम देखिए यक्स मान ले, इसको हम लोग क्या मान ले, यक्स, और इसको हम मान ले थीटा, इसको हम लोग क्या मान ले, थीटा। तो यहाँ से हम लोग का क्या आएगा, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो लंब कितना है, यक्स है, बटे कड़ कितना है, 2l है। तो जो यक्स की वैल्यू आएगी वह कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। कितना आएगा यक्स की वैल्यू, 2l साइन थीटा। तो इसमें हिंदी में क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू एवं माइनस क्यू एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में द्विध्रुव जो है वह क्या है, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्या है, थीटा कोण पर स्थित है। इस पर प्लस क्यू एवं माइनस क्यू पर दो बल यफ एवं यफ, ऐसा समझिए कि F1 तथा F2 समान एवं विपरीत है। क्या है, समान एवं विपरीत है, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर इसके अक्ष के अनुदिश लाने का प्रयत्न करते हैं। अतः क्या करेंगे, ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। अतः इस बल युग्म के कारण इसमें उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण टाउ जो होता है, इन दोनों में से कोई एक बल, इन दोनों में से कोई एक बल और गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। फिर से देखिए थ्योरी में क्या लिखेंगे कि माना एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू एवं माइनस क्यू जिसके बीच की दूरी अल्पतम 2l है स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर रखा हुआ है। यह वैद्युत द्विध्रुव जो है, यह वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर रखा हुआ है। इसके प्लस क्यू एवं माइनस क्यू पर दो बराबर एवं विपरीत बल कार्य कर रहे हैं। अतः क्या करेंगे, एक बल युग्म का निर्माण कर देंगे जिसका आघूर्ण टाउ बराबर कोई एक बल एवं दोनों बलों के बीच की दूरी। तो यहाँ से टाउ बराबर क्या होगा, एक बल मान लेते हैं एफ है, गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी, यानी यक्स कितना आया है हमारा, 2l साइन थीटा। अब चूंकि यफ बराबर हमारा क्या होता है, ई क्यू, यफ बराबर क्या होता है, ई क्यू। तो यहाँ टाउ बराबर कितना हो जाएगा, ई क्यू 2l साइन थीटा। अब चूंकि 2l क्यू यानी 2 क्यू l इक्वल टू कितना होता है, p, तो इसके स्थान कितना रख देंगे हम लोग, p। तो यहाँ टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, p, और गुणे कितना हो जाएगा, e साइन
थीटा। अब देखिए साइन थीटा आया है, इसका मतलब कि ये सदिश राशि है, यानी टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का P क्रॉस E, वेक्टर P क्रॉस E, यानी टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यही हम लोग को क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P इक्वल टाउ इक्वल कितना आ गया PE साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे और बीमा मात्रक बीमा। तो मात्रक का इक्वल कितना होगा टाउ का मात्रक P का मात्रक गुणे E का मात्रक, समझिए P का मात्रक और गुणे किसका मात्रक E का मात्रक। अब देखिए इसका मात्रक कैसे निकलेगा, यही से निकाल लीजिए F गुणे 2L से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से F का मात्रक होता है न्यूटन और 2L का मात्रक क्या होता है मीटर, यानी क्या होगा न्यूटन मीटर। यहाँ से न निकाल के हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कोई एक बल, यानी क्या होगा न्यूटन, बीच की दूरी मतलब क्या होगा मीटर, तो टाउ का मात्रक क्या हो जाएगा, टाउ का मात्रक जो होगा वह क्या होगा न्यूटन मीटर। वीमा क्या होगा, वीमा न्यूटन क्या होता है MLT-2, MLT-2 और मीटर क्या होगा L, तो यहाँ से क्या आएगा ML2T-2, ML2T-2, ये हमारा इसकी क्या हो गई वीमा हो गई। अब इसके हम लोग विशेष स्थितियां की बात करेंगे, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां में क्या रहेगा, पहला में यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, पहला समझिए यहाँ क्या हो समांतर हो। तो बताइए जब समांतर होगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से हम लोग क्या होगा टाउ बराबर PE साइन 0 अंश, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। पहले कंडीशन में क्या करेंगे कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के क्या हो समांतर होगा तब उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, यानी टाउ इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा कि जब लंबवत हो, जब क्या हो लंबवत हो, तो जब लंबवत रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से टाउ बराबर PE थीटा इक्वल टू साइन 90, तो साइन 90 करेंगे तो ये क्या होगा सबसे अधिक, चूंकि साइन में सबसे अधिक किसका होता है 90 अंश का, यानी हमारा क्या होगा टाउ मैक्स हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा टाउ मैक्स। और इसको हम क्या कहते हैं टाउ मीन, मिनिमम मान यह क्या होता है मैक्सिमम मान, कितना आएगा PE, हमारा कितना आ जाएगा PE। तो यदि यहाँ से हम P इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा टाउ मैक्स अपान E, कितना आ जाएगा टाउ अपान अपान E। तो यहाँ से हम लोगों का एक परिभाषा बनता है, कहाँ से P इक्वल टू टाउ मैक्स अपान E से, P इक्वल टू टाउ मैक्स अपान E से। तो यहाँ से यदि हम देखिए यदि हम E इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति कूलाम रखे, E इक्वल टू कितना रखे 1 न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये हो जाएगा कितना P इक्वल टू टाउ मैक्स के, P इक्वल टू किसके हो जाएगा टाउ मैक्स से। तब परिभाषा देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म का आघूर्ण है, ये हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव है, तो क्या कहेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है और ये हमारा क्या है बलयुग्म का आघूर्ण है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो किसी वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति मीटर 1 न्यूटन प्रति कूलाम 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, क्योंकि टाउ मैक्स मतलब क्या होता है लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। इसी बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो देखिए उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यानी यहाँ पे लिख के हमने क्या किया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म का आघूर्ण है, ये हमारा क्या है बलयुग्म का आघूर्ण है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के 1 न्यूटन प्रति कूलाम के, ये हमारा E क्या है वैद्युत क्षेत्र 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह वैद्युत बल आघूर्ण के बराबर होता है, कब बराबर होगा जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के यानी 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, वो भी कैसे रखेंगे हम लोग लंबवत रखेंगे, तब वहां पर क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P उस पे लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण टाउ मैक्स के बराबर हो जाएगा।
सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्लेटफार्म पर आपको सभी क्लास 12 के सभी टॉपिक टाइम से पूर्व आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। सो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।